छोटा हो गया, लाल हो गया टाइम। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम अनुबंध के प्रकार कर रहे थे। उसमें हमने वैधता के आधार पर जो प्रकार थे उनके बारे में कल चर्चा कर ली थी। आज हम सेकंड जो उसका पॉइंट है, विधि के आधार पर, विधि के आधार पर मतलब अकॉर्डिंग टू सिस्टम, विधि के आधार पर। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट था स्पष्ट अनुबंध, दूसरा बताया था गर्भित अनुबंध, और तीसरा बताया था अर्ध अनुबंध। ये तीन बताए थे ना। तो देखिए, स्पष्ट अनुबंध तो आपको पता ही है, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, और वही स्पष्ट होगा जो वैध अनुबंध की श्रेणी में आएगा, यानी कि जिसमें प्रस्ताव हुआ प्लस स्वीकृति हुई और वो क्या बना? ठहराव। और ठहराव बनने के बाद जब वो लिखित प्रक्रिया में आया या दोनों पक्षकार सहमत हो गए, तब वो अनुबंध की श्रेणी में आ गया। और ये तभी हुआ पॉसिबल कब? जब पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। और अनुबंध करने की क्षमता वही रखता है जो 18+ है, वयस्क यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का है, और दिवालिया घोषित नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं है, वही व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। मतलब स्पष्ट अनुबंध वह है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, यानी कि कल को कोई भी पक्षकार, इन फ्यूचर कोई भी पक्षकार जैसे या प्रस्ताव करने वाला या उसकी स्वीकृति देने वाला, वो उस कार्य को पूरा नहीं करता, तो उन दोनों के ऊपर या किसी एक के ऊपर या पीड़ित पक्षकार द्वारा सामने वाले पक्षकार पर वो मुकदमा या वाद दायर करवाया जा सकता है। वो तो है स्पष्ट अनुबंध की श्रेणी में। दूसरा होता है गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध कौन सा होता है? हम ये अनुबंध बहुत बार करते हैं, बहुत बार, और ये भी पूरे होते हैं। कैसे पूरे होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। गर्भित अनुबंध ज्यादातर हाव भाव से किए जाते हैं, यानी कि मौखिक बोलकर भी या चुप रहकर भी किए जाते हैं। और बहुत बार हम ये करते हैं अनुबंध, गर्भित अनुबंध हम बहुत बार करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप बस स्टैंड पर गए, अब आपको सपोज दैट कि सूरतगढ़ जाना है, और बस सूरतगढ़ की दिशा में खड़ी भी है, और आपने वो चीज देख भी ली। अब आपको पता है कि ये बस सूरतगढ़ जाएगी, आपने किसी से पूछा नहीं, और सीधा उस बस पर क्या हो गए? बैठ गए। और वो हमारा हाव भाव से किया गया अनुबंध है, क्योंकि हमें पता है, हमने किसी पक्षकार के किसी व्यक्ति के साथ कोई बातचीत नहीं की, सीधा उसके बाद जब टीटी आएगा या टिकट चेकर जिसे हम बोलते हैं वो आएगा, टीटी आएगा या कंडक्टर आएगा, बस में कंडक्टर आता है, सॉरी कंडक्टर आता है बस में, और वो हम कहते हैं कि सूरतगढ़ की टिकट बना दें। अब वो बाद में वो ये बात कहते कि ये बस तो सूरतगढ़ नहीं जाएगी, तब हमने किसी के साथ अनुबंध किया, हम उस कंडक्टर के साथ लड़ाई कर ले या ये बात कहते उसके बोले कि आपने बोर्ड तो लगा रखा है, बस सूरतगढ़ क्यों नहीं जा रही? लेकिन हम बोर्ड को अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है हनुमानगढ़ वाया या हनुमानगढ़ टू सूरतगढ़ वाया लिख दिया, यानी कि पीलीभंगा। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ इसका रूट है, वाया पीलीभंगा होकर जाएगी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वो इस दिशा में खड़ी है तो वो सूरतगढ़ ही जाएगी।
वो घूमकर भी जा सकती है, लेकिन इस चीज के लिए हमें पहले कंफर्म करना चाहिए। और अगर हम बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस सूरतगढ़ की दिशा में ही जा रही है, तो निश्चित रूप से वो सूरतगढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर बाई चांस बस में दिशा परिवर्तन कर ली, तब फर्ज किसका बनता है? हम बस के अंदर बैठे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि ये बस किस दिशा में जा रही है, हमें पूछना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा अनुबंध नहीं करते, हम सिर्फ बातचीत भी नहीं करते और हमें पता है कि बस सही दिशा में जा रही है, तो वो हाव भाव से किया गया अनुबंध है। ये ज्यादातर पढ़कर या लिखा हुआ देखकर ही किया, लिखा हुआ देखकर ही किया जाने वाला अनुबंध है। अब हम सपोज दैट कोई किस पे, उपभोक्ता सहकारी जो शॉप आती है उपभोक्ता सहकारी मंडल की, जिसमें सिर्फ हमें क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, दाल, चना, चीनी, साबुन, ज्यादातर ये 4 चीजें आ रही है, और एक बार ये कनक, ये 5 चीजें आ रही है। हमें पता है कि जो सरकार की दुकान है, सरकारी उपभोक्ता सहकारी मंडल की जो शॉप है, राशन की दुकान है, वो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो वार्ड वाइज डिवाइडेशन होती है, उन दुकान पे हमें पता है कि ये चीजें मिलेंगी, और वहां जाकर हम कहें कि आप हमें शैम्पू दे दीजिए, तो ये क्या चीज पॉसिबल है? नहीं। या वहां जाकर हम इस चीज का अनुबंध करें, तो ये तो हमें खुद को थोड़ा दिमाग लगाना होगा ना कि यहाँ पर ये चीजें ही मिलती हैं। अब सरिये की दुकान पर हम जाके कहें कि मुझे क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, या किसी हम अन्य क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाके कहें कि मुझे चीनी चाहिए, ये तो हमें अपने अभाव को खुद को देखना होगा या नहीं। तो हाव भाव से किए गए जो अनुबंध है वो भी पूरे तो होते हैं, लेकिन अगर यही चीज, अब जैसे कोई गांव में शॉप है तो वहां लगभग सारा मटेरियल मिल जाता है, जैसे छोटी छोटी आइटम जो रोजमर्रा की आइटम्स होती है, जैसे आपको मेडिकल से संबंधित मेडिसिन भी मिल जाएगी, आपको कॉस्मेटिक आइटम्स भी मिल जाएंगी, वहां आपको राशन की सामग्री भी मिल जाएगी, इवन देन आपको वहां पर क्या कहते हैं ये दाती वगैरह, जैसे अपने कह देते हैं ये फसल काटने के लिए, या क्या कहते हैं इसको हरी घास काटने के लिए, उसके लिए जो दाती काम आती है वो भी उसके पास मिल जाएगी, रस्सियां भी मिल जाती है। तो वो लगभग ऑल आइटम्स इसके पास लगभग जो रोजमर्रा की है, यानी कि जो जरूरत की है, रूटीन में काम आने वाली है, वो गांव की शॉप पर मिल जाती है। वहां जाकर हम कोई अनुबंध करते हैं तो वहां वो चीज पूरी हो भी जाती है और नहीं भी, तो वो हमें पहले से इन्फॉर्म होता है या हम देखकर पता लगा लेते हैं। हम मेडिकल की दुकान पर जाकर हम कहें कि आप हमें क्या दे दीजिए, 1 क्विंटल सरिया दे दीजिए, तो ये चीज पॉसिबल थोड़ी हो सकती है काम में। लेकिन हाव भाव से किए गए अनुबंध भी क्या होते हैं, पूरे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है बस स्टैंड वाला ही है। और उसके बाद आता है अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध के बारे में आपको बता दूं, ये अर्ध अनुबंध ज्यादातर इसमें पक्षकार निश्चित नहीं होते हैं। अर्ध अनुबंध में, अर्ध अनुबंध इसकी जो डेफिनेशन है राजनियम द्वारा, इसकी जो एक बार शॉर्ट बता रहा हूं, राजनियम द्वारा थोपा जाता है ये अनुबंध। इसमें न तो प्रस्ताव करने वाला निश्चित होता है, प्रस्ताव करने वाला निश्चित नहीं, न ही उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला निश्चित होता है। न ही उसको प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला निश्चित होता। क्यों नहीं होता? इसलिए सीधा सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा किसी भी व्यक्ति पर थोपा जा सकता है। क्यों थोपा जा सकता है? क्योंकि सरकार किसी भी व्यक्ति को अपना कार्य सौंप सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखती है सरकार, इसमें वही व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए योग्य होता है जो 18+ होता है। आप इसको मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर होते हैं तो उनको किस ड्यूटी पर लगा देती है? ज्यादातर प्लस पोलियो अभियान में लगा देती है, साथ में जनगणना पर लगा देती है। तो अब उनका टीचर्स का काम क्या है? क्या है? उनको वर्क करना, यानी कि कौन सा? पढ़ाने का।
स्कूल में, उनका काम तो वही है, लेकिन उनको ये काम भी सौंप दिया जाता है। क्यों सौंप दिया जाता है? ये गवर्नमेंट द्वारा सौंपा जाता है और इसमें आप उस कार्य को करने के लिए मना भी नहीं कर सकते। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, राजनियम द्वारा थोपा जाता है ये कार्य, और ये आपको कार्य करना ही पड़ेगा। आप में उस कार्य को करने की योग्यता है या नहीं। इसके बारे में आगे डिटेल हमारा चैप्टर आएगा, तब आपको इसके बारे में पूरा डीपली अच्छे से समझाएंगे। ओके, थैंक यू।